आज हम इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड का प्रोडक्शन देखेंगे 3 फेज वाइंडिंग में कैसे होता है। तो एक छोटी सी थ्योरी है रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड से रिलेटेड कि जब हम 3 फेज वाइंडिंग, मान लीजिए कोई मोटर है और उसमें 3 फेज वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तो उसकी वाइंडिंग एनर्जेटिक होकर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है और ये चारों तरफ ऐसे घूमने लगते हैं, नॉर्थ साउथ, फिर ऐसे इधर आएंगे, फिर ऐसे घूमेंगे नॉर्थ साउथ, फिर ऐसे घूमेंगे नॉर्थ साउथ। तो जब 3 फेज वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है तो इसकी जो वाइंडिंग होती है एनर्जेटिक होकर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए क्योंकि ये रोटेट करता है। जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है इसका एक नियत परिमाण होता है 1.55। अभी इसको हम प्रूव करेंगे। तो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, इसीलिए हम इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं 3 फेज वाइंडिंग में। अब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ये 1.5 को हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या होता है, जब 3 फेज वाइंडिंग है तो इन 3 फेज के अंदर जो डिफरेंस होता है 120 का होता है। यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120। ये आर है, ये वाई है, ये बी है फेज। यहाँ तक क्लियर है। अब चूंकि एक पेन मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ, एक सेकेंड। अब इसके इधर चलेंगे तो -y हो गया, इधर -p, इधर -r। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों के बीच अंतर भी 120 अंश फेज का होगा, 120 अंश, और यहाँ भी 120 अंश। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये हमारा फेज डायग्राम है 3 फेज वाइंडिंग का। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये फेज आर है, ये फेज वाई है और ये फेज बी है। यहाँ पे 0 है, फिर 60 है यहाँ पे, फिर 120 है, फिर 180 है। एक्चुअली ये दोनों एक जगह पे मिक्सअप हो गया। मैं थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूँ, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सही है। अब यहाँ पे फेज आर हो गया, फेज वाई हो गया और ये फेज बी का हो गया। यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो φm होगा और जो मिनिमम फ्लक्स है यहाँ भी आना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए इसको, ये φm हो गया। अब देखिए जब लाइन आर है, फेज आर है, तो इसका होगा φm sin ओमेगा टी, क्योंकि कोणीय विस्थापन ओमेगा टी है। तो फेज आर में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो φm sin ओमेगा टी होगा। अब फाई आर वाई में होगा φm sin ओमेगा टी प्लस 120 अंश। अब 120 क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस से है। यहाँ पे
ओमेगा टी है और फिर ओमेगा प्लस 120 अंश, कुछ भी ओमेगा प्लस 120 अंश जो फेज डिफरेंस है। अब फेज आर वाई हो गया यहाँ पे बी, तो इसका होगा फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 240 अंश। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये फाई एम है साइन, अब जो कि ओमेगा टी प्लस 240 अंश होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब हम 120 में डिवाइड करेंगे तो -120 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक 0 है, फिर 60 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 120 है, फिर 180 है। इन तीनों पे हमें वैल्यू पता करनी होगी, किसका, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, जो फाई एम आना चाहिए, जो रिजल्टेंट होना चाहिए फ्लक्स का, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 पे ज्ञात करना है, 60 पे, 120 पे, 180 पे। तो जब हम ओमेगा टी लेट करें, या माना ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 है, तब यहाँ पे देखिए आर से, तो आई आर इज इक्वल टू, या फेज आर इज इक्वल टू फाई एम साइन, अब चूँकि ओमेगा टी 0 है तो इसलिए 0 हो जाएगा, तो इसका मान साइन 0 का 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आई आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, जो आई आर एक्चुअली मैं बताऊँ तो मिस्टेक भी नहीं है, पर अगर हम प्रूव करते हैं तो इसको आई नहीं रखते, क्योंकि जहाँ धारा होती है वहाँ फ्लक्स ज़रूर होता है, और जहाँ फ्लक्स होते हैं वहाँ धारा होता है या करंट होता है। तो इसको आई आर लिखो या फाई आर लिखो, बात एक ही है, पर फाई आर ज़्यादा बेटर है। तो फाई आर यानी कि फेज आर, सॉरी मतलब कि फ्लक्स आर, तो फ्लक्स आर कितना है, जब ओमेगा टी है तो 0 है। फिर फ्लक्स वाई का देखेंगे, इसका है फ्लक्स वाई का है साइन फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 अंश, तो चूँकि फाई एम वही रहेगा, साइन है ओमेगा टी, जब 0 है तो यहाँ पर 120 अंश हो जाएगा। अब चूँकि 120 अंश है तो यहाँ पे 90 हो जाएगा प्लस 30, कोई अंतर नहीं होगा, 90 प्लस 30 यानी कि वही ये होगा 120, तो साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश के मान √3/2 और फाई एम, तो इसलिए यहाँ पे फाई वाई बराबर फाई एम कॉस √30 अंश का मान होगा √3/2, ये हो जाएगा √3/2 फाई एम। यहाँ पर क्लियर है। अब फिर 5v देखेंगे हम, 5v क्या है, यहाँ पर है फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 अंश। अब ओमेगा टी 0 है तो 0 बाहर ले लेंगे, माइनस है तो माइनस, फिर सॉरी यहाँ पर ओमेगा टी है जिसका मान 0 है, यहाँ पे लेट मैंने 0 किया ओमेगा टी, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो माइनस 120 अंश बचा। अब माइनस को बाहर ले लेंगे तो फिर वही हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ था यहाँ पे, तो 90 प्लस 30, तो साइन 30 अंश का मान होगा कॉस 30 अंश। तो यहाँ पे फाई एम माइनस बाहर लिए हैं, तो फाई एम √3/2, इसका हो जाएगा -√3/2 फाई एम। और जब रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे जो इसको बनाया है, यहाँ पे इसका काम है थोड़ा सा, हमारा क्या आया है, फाई आर जो आया है, फाई आर ये 0 आया है, फाई वाई जो आया है ये √3/2 फाई एम आया है, और फाई जो बी आया है -√3/2 फाई एम आया है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो फाई आर है ये इसका 0 है, तो इससे हमें लेना देना ही नहीं है। अब फाई वाई है तो फाई वाई किधर है, ये है, जो कि पॉजिटिव में है तो ये लेंगे। अब फिर है फाई बी और जो कि माइनस में है, तो फाई वाई ये हो गया और माइनस का हम इधर ये लेंगे,
क्योंकि माइनस का यहाँ हमें मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो होगा हमारा रिजल्टेंट वो ये होगा, ऐसे फ्लक्स जो उत्पन्न होगा ये कुछ इस तरह से होगा। अब इसका यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का योग, इन दोनों का इसका फार्मूला होता है रिजल्टेंट का फ्लक्स का, इसका फार्मूला होता है रिजल्टेंट का 2 इंटू चूँकि √3/2 है इंटू cos 60/2। अब चूँकि √3/2 कैसे आया, यहाँ पे √3/2 है माइनस √3/2 है, तो यहाँ पे इसी का रिजल्टेंट यानी कि जो ये मान आना चाहिए वहीं पर ये रखा गया है। फिर cos 60 अंश क्यों है, क्योंकि 60 इधर इसका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 120 अंश था, क्लियर था ना, तो यहाँ पे था क्या, इसका भी 120 अंश था, तो जब यहाँ से यहाँ के बीच में हम देखेंगे तो 60 इसका होगा और 60 इसका होगा, ठीक है, 60 होगा इसका इन दोनों का। अब जो 60 यहाँ हो जाएगा तो फिर 60 यहाँ, इसका 20, ये रेड वाले का 120 क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 120 था, ठीक है ना, अब यहाँ से ये बना है 120, एक सेकेंड, ये रेड वाले का है, यहाँ से यहाँ इस 120 अंश है, यहाँ पे क्लियर है। और जब यहाँ और यहाँ के बीच में आएंगे तो 60 ये होगा और ये 60 ही होगा, तब 120 अंश होगा, तो वही यहाँ किए हैं 60। अब 60 दो भागों में डिवाइडेड है, इधर भी, इधर 30 है, इधर 30 है, यानी कि 2 डिवाइडेड है 60, इसलिए cos 60/2 किए हैं यहाँ पे। तो रिजल्टेंट इसका होगा φr इज इक्वल टू होगा 2 से 2 यहाँ क्लियर हो जाएगा, कट जाएगा, और cos 60/2 है तो cos 30 होगा, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 तो गुणा होगा 3/2 हो जाएगा, इसका जब हम करेंगे तो 1.5 आएगा φm, मैक्सिमम फ्लक्स जो 1.5 φm होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, वो ये कि यहाँ पे φm भी होगा 2 इंटू √3/2 इंटू φm, जो मैक्सिमम फ्लक्स हुआ इन दोनों के बीच का। तो इस तरह हमें 0 अंश पे भी मिल गया कि 1.5 मैक्सिमम फ्लक्स है यहाँ पे। अब हम cos 60 अंश पे भी देखेंगे, तो चलिए 60 अंश पे देख लेते हैं। जब ω t इज इक्वल टू 60 है तब कैसा होगा, φr होगा, क्या था इसका, था φm sin ω t, तो ω t 60 है तो यहाँ पे 60 होगा, तो इसका हो जाएगा sin 60 अंश का मान होता है √3/2 φm, ये हो जाएगा φr का। अब ऐसे फाई वाई का देखेंगे, इसका है φm साइन, अब ω t है 60 और प्लस 120 अंश था, तो 60 और प्लस 120 अंश 180 अंश हो जाएगा यहाँ पे। और फाई वाई करेंगे तो φm साइन 180 अंश हो गया, तो अब 90 + 90 करें या 90 180 - 0 करें, एक ही बात है। तो अगर 90 + 90 हम करते हैं तो साइन 90 + 90 हो जाएगा cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान होता है 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। फिर फाई वाई भी देखेंगे हम, इसका होगा φm साइन ω t - 120 अंश है इसका b का, तो 120 अंश है और प्लस 60 ये है, यहाँ पे था ω क्या था, ω t - 120 अंश, यही फार्मूला था। फिर देखिए φm साइन, अब चूँकि 60 अंश है ω t, तो 60 और -120 अंश, यहाँ पे 60 ही बचेगा, तो साइन 60 अंश माइनस में रहेगा तो माइनस बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा साइन 60 अंश का मान होता है
√3/2 माइनस में, क्योंकि माइनस ये है 5m, ये 5b का हो गया। तो इस तरह हमें 5r 5i और 5b मिल गया है। अब वही चीज़ करेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंत 120 अंश है, 120 अंश है, 120 अंश है। मैं पहले ग्राफ में क्या आपको देर से समझाया कि मैंने कहा कि इसका हो जाएगा, ये r है, ये y है, ये b है, तो इसका उल्टा जाएगा अपोजिट साइड, तो -b होगा, और इसका -y होगा, और इसका -r होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए इस रेड के और इस रेड के फेज अंतर 120 अंश इसका भी होगा, और इसका भी 120 अंश होगा, और इस रेड के बीच में भी 120 अंश होगा। यहाँ तक क्लियर है? फेज अंतर 120 अंश होगा। अब चूंकि मेरा इसके बीच में गया था, देखिए इसके बीच में पिछली ग्राफ में जब गया था ω t = 0, तो क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ के बीच जो फेज अंतर है रेड, दो रेड के बीच में 120 अंश है, ठीक है, और इस ग्रीन और इसके बीच में भी 120 अंश है। तो हमें यहाँ से और यहाँ देखना है। इसके बीच में तो गया था ω t जब 0 था, जो रिजल्टेंट φm था या फ्लक्स था मैक्सिमम, तो यहाँ से यहाँ 120 अंश हो गया, तो यहाँ बीच में कटा है, यानी कि 60 इसका होगा यहाँ और 60 इसका होगा। अब बीच में गया था तो 60/2 तो होगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड आधा से कर रहा है, तो इसीलिए वहाँ फार्मूला हुआ था, वही चीज़ यहाँ भी होगा। क्या फार्मूला था? रिजल्टेंट का φr = 2 × φm √3/2 × cos 60/2, क्योंकि दो भागों में डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। अब रिजल्टेंट होगा 2 × अब √3/2 φm ऐसे सेम ही लिख देंगे हम। cos 60/2 यहाँ पे 30 हो गया, और 30 cos 30 अंश का मान जो होता है वो होता है √3/2। क्लियर है? अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसका गुणा होगा, तो ये रूट्स है, ये हट जाएगा, तो बचेगा √3/2, क्योंकि ये 2 इससे कट गया था, तो √3/2 बचेगा। तो ये φm ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे φm है। अब √3/2 इसको काटेंगे तो हमें 1.5 φm आ गया। तो यहाँ पे सबका रिजल्टेंट जो आ रहा है 1.5m मैक्सिमम फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है 1.1 कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो रहा है। तो वही मैंने जैसे कि पहले बताया था, एक थ्योरी दे रहा हूँ, वही चीज़ जो पहले मैंने बताया था, जब 3 फेस इंडक्शन मोटर है, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड इंडक्शन मोटर में ही प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ हमको 3 फेस इंडक्शन मोटर में या 3 फेस वाइंडिंग में जब सप्लाई देते हैं तो उसकी 3 फेस वाइंडिंग एनर्जेटिक होकर, यानी कि ऊर्जित होकर अब एनर्जेटिक क्योंकि जब किसी में धारा प्रवाहित करेंगे तो एनर्जी उसमें स्टोर होगा कि नहीं, तो वही ऊर्जित होकर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, यानी कि एक नियत परिमाण का जो 1.5 आया था φm, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड उत्पन्न करता है।
जो मोटर के वायु अंतराल में सेटअप होता है। अब इसको भी लिख लीजिए, बोल रहा हूँ मैं कि चूंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में स्टेटर में एक फिक्स पोजीशन में नहीं रहते, उसके नॉर्थ और साउथ, उसके जो पोल्स होते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के, जो नॉर्थ साउथ प्रोड्यूस होता है, वो एक फिक्स्ड नहीं रहते हैं स्टेटर में, वो चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, नॉर्थ साउथ। यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो रोटेट हो रहा है उसका फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसका रोटेट हो रहा है, इसलिए इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो कैसे रोटेट होता है यहाँ पे पता चला। अब जब 3 फेस वाइंडिंग में हम कोई धारा देंगे तो एनर्जेटिक होगी, वो मामूली सी बात है। तो उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा इंडक्शन मोटर में। तो मैंने यहाँ पे केवल 060 का प्रूव किया है। अगर 120 का और 180 का भी आप करेंगे तो भी 1.5 एम आएगा, बस सेम ही है।